गीले कपड़े बहुत लंबे समय पहनने से जब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाता है तो फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बालों में पड़ता है आई गेस। एक तो आपका मॉइस्चर लॉक हो जाता है एंड सनस्क्रीन्स का नाम और विटामिन सी का नाम तब आता है जब धूप आती है। सनस्क्रीन की आप बात करें, बहुत लोगों ने बोला कि उन लोगों ने सनस्क्रीन यूज़ नहीं किया और उनकी स्किन डैमेज हो गई। इज दैट ट्रू? इट इज़ ट्रू, यस। Some wipes are infused with agents which can reduce oil on the skin. जैसे बहुत लोगों को चुल होती है कि पिंपल्स हो गए तो उसको पॉप कर दो। सो पिंपल पॉप करने के बाद वो एक मार्क छोड़ के जाता है, उसको बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। मतलब ऐसी कोई ड्रग का नाम मैं नहीं यहाँ लेना चाहूँगी जो आप जाकर मेडिकल स्टोर से खरीद के यूज़ कर लो। स्किन एजिंग क्या होता है? सो स्किन एजिंग एसेंशियली स्टार्ट्स आफ्टर 28 years of age. 20 years बहुत जल्दी नहीं हो गया? It's very early, yes. Glutathione drips, procedures like microneedling, lasers, Botox, fillers. There are so many things जिससे आप अपनी एज रिवर्सल कर सकते हो। उर्फी जावेद को जो हुआ था वो नॉर्मल है। अच्छा, अगर आप लिप फिलर कभी भी हटाते हो लाइफ में तो आपके फेस पे 2-3 दिन के लिए स्वेलिंग आती है। तो क्या डाइट और योगा से वाकई में आपकी एज रिवर्स हो सकती है? कुछ हद तक यस, डाइट प्लेज अ वेरी मेजर रोल। मौसम बदलते ही सबसे पहले बदलाव कहाँ दिखता है? हमारे स्किन पे, हमारे बालों पे। समझ में नहीं आता कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें या फिर कोई होम रेमेडी काम आएगी। बहुत सारे सवाल होते हैं ना हमारे स्किन और बालों को लेकर, और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज thehealthsite.com के द हेल्थ साइट पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चांदनी जैन गुप्ता। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर, अब देखो मौसम बदल रहा है, तरह तरह के इन्फेक्शंस भी होने लगते हैं। अब वो स्किन में कहें चाहे बालों को लेकर कहें, तो मौसम बदलते ही ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो स्किन पर, पहला प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? मौसम बदलते ही स्पेशली जब हम रेनी सीज़न की बात करते हैं, मानसून की बात करते हैं, तो सबसे पहला प्रिकॉशन तो ये है कि गीलापन ना रखें। कुछ लोगों की आदत है बारिश में भीगने की, बाहर बारिश हुई, दे वांट टू डांस इन द रेन। सो अगर वो ऐसे नहाना चाहते हैं तो तुरंत आके कपड़े बदल लें या अपने शरीर को सुखा लें। गीले कपड़े बहुत लंबे समय पहनने से जब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाता है तो फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली सूखा रखना है। यू कैन यूज़ टेल्कम पाउडर्स। बहुत लोग पाउडर्स यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को ड्राई करने के लिए, विच विल बी अ गुड मेथड इन दिस काइंड ऑफ अ वेदर, ताकि पसीना सूखा रहे, मॉइस्चर ना आए और इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। और बाल भी भीग जाते सीजन में, जैसे बारिश में, जैसे आपने कहा कि लोगों को भीगना बहुत पसंद होता है, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बालों में पड़ता है आई गेस। बालों में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है रेन का। एक तो आपका मॉइस्चर लॉक हो जाता है। उसके बाद जो हमारा पहली रेन्स होती हैं, तो जो फर्स्ट रेन्स ऑफ द वेदर होती हैं उसको यूजुअली वो एसिडिक कंसिडर करी जाती हैं बिकॉज इट्स रिच इन वेरी हैवी मेटल्स। सो अगर वो रेन का पानी आपके सर पे थोड़ी देर के लिए भी रह जाए तो दैट कैन ट्रिगर हेयर फॉल बढ़ सकता है। जो हेयर रूट्स होती हैं उसमें एक तो ऑलरेडी मौसम की वजह से मॉइस्चर है, प्लस बारिश की वजह से मॉइस्चर है, प्लस एसिडिक रेन भी आ गई, तो उसकी वजह से अगेन स्कैल्प के फंगल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और रूट्स में एक्सेसिव पानी होने की वजह से वो बहुत स्वेल्ड अप होकर हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो अगर घरेलू नुस्खे की बात करें टू प्रिवेंट ये फंगल इन्फेक्शन, क्या हो सकते हैं वो? घरेलू नुस्खे फंगल इन्फेक्शन फॉर हेयर के लिए तो एज सच कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ कि कुछ फॉलो कर लेगा कोई, लेकिन हाँ एक यही तरीका है कि बालों को ड्राई रखें। बाल धोने के बाद भी तुरंत इफ़ यू कैन डू कोल्ड ड्रायर, आई एम नॉट सेइंग हॉट ड्राई, हीट वेव से तो और हेयर ख़राब ही होगा, बट अगर आप कोल्ड ड्राई कर लें अपने बालों को तुरंत नहाने के बाद या सर धोने के बाद, वो ही एक नुस्खा है जिससे आप हेयर फॉल को थोड़ा बचा सकते हैं। बिकॉज अगर 50 to 100 हम नॉर्मल मानते हैं हेयर लॉस, 50 to 100 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर आर नॉर्मल डेली का अगर गिर रहा है विच इज़ नॉर्मल। बट अगर यही हेयर स्ट्रैंड्स आपके 150 to 200 हो जाएं, विच यूजुअली हैपन्स इन रेनी सीजन में बहुत पेशेंट्स कंप्लेन अच्छा, करते हैं। नहीं भीगेंगे तो भी ये होता तब ही भी है? ये हो सकता है बिकॉज Okay. ऑफ द एनवायरनमेंट। पूरे टाइम अच्छा। हवा में पानी है, मॉइस्चर है, आपके स्कैल्प में भी मॉइस्चर है, आपके स्कैल्प में नेचुरल ऑयल्स भी हैं, तो एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट की वजह से बालों की रूट्स में स्वेलिंग आ जाती है। अच्छा। और वो अपनी अपरूट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। सो इसलिए हेयर फॉल थोड़ा बढ़ जाता है। सो इनका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने बालों को जितना हो सकता है ड्राई रखें, एवरी ऑल्टरनेट डे हेयर वॉश करें। तो कोई ड्राई शैम्पू यूज़ किया जा सकता ड्राई है? शैम्पू भी यूज़ किया जा सकता है, नॉर्मल शैम्पू माइल्ड जेंटल क्लेंजिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, तो वो अगर आप यूज़ करते हैं तो यू आर गुड टू गो।
ठीक है, वापस से स्किन पे आते हैं। बहुत हेयर हो गया। स्किन पे बात करते हैं कि मानसून सीजन जैसे अब आ रहा है, शुरू भी हो गया है। पहले से प्रिवेंशन लेने के लिए अपने स्किन को क्या क्या चीज़ें जो है फॉलो करनी चाहिए? सो इन मानसून सीजन अगेन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन होती हैं लोगों की। कुछ बोलते हैं मेरी बहुत ड्राई है, कुछ बोलते हैं सेंसिटिव है, कुछ बोलते हैं ऑयली है, यू नो। सो फॉर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन देयर इज़ अ डिफरेंट रूटीन। इट्स नॉट कॉमन फॉर एवरीबडी। कॉमन बस इसमें एक ही पॉइंट है कि आपको जेंटल क्लेंजिंग करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चेहरा नहीं भी धोया तो ठीक है, यू नो, फेस वॉश नहीं भी किया तो क्या हुआ, बारिश है, अच्छा मौसम है, फेस धोने की क्या ज़रूरत है। सो बारिश जैसे मौसम में स्पेशली जो ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं उनके क्लॉग्स हो जाते हैं, ये जो पोर्स होते हैं स्किन के क्लॉग्ड हो जाते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप मॉर्निंग इवनिंग फेस वॉश कर रहे हो विद अ माइल्ड क्लेंजिंग एजेंट, नॉट वेरी हार्श, नॉट वेरी ऑयली, सैलिसिलिक, नॉट ऑल ऑफ दैट। बट अगर कोई माइल्ड क्लेंजिंग एजेंट भी है तो भी ठीक है। तो सुबह शाम वो तो करना ही है, प्लस हफ्ते में एक बार आपको एक्सफोलिएशन ज़रूर करना है, स्क्रबिंग जिसे बोलते हैं कॉमन टर्म्स में। वीक में एक बार? वीक में एक बार स्क्रबिंग ज़रूर करना है। अब वो आप घरेलू नुस्खे की बात कर रहे थे तो वो आप किसी घरेलू नुस्खे से भी कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में बहुत तरह के स्क्रब्स अवेलेबल हैं। घरेलू नुस्खे में ऐसे इसका नाम और विटामिन सी का नाम तब आता है जब धूप आती है। सो ऐसा कुछ नहीं है। इवन इन मानसून सीजन देयर इज सन विच इज़ हिडन बाय क्लाउड्स, बट सन रेज तो आ ही रही हैं। सो इसलिए विटामिन सी लगाना इज़ मैंडेटरी। उसके बाद आपका वी अवॉइड यूजिंग हैवी क्रीम्स इन मानसून सीजन बिकॉज ऑलरेडी इतना ह्यूमिड होता है, स्किन चिपचिप हो रही होती है। सो वी रेकमेंड कि आप हाइलुरोनिक एसिड का एक सिरम लगा लें। ठीक है, सो फेस वॉश, विटामिन सी, देन दैट सिरम एंड देन द सनस्क्रीन। सनस्क्रीन अगेन इट विल बी बेटर कि अगर आप कोई जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करें, नॉट क्रीम बेस्ड। सो आपको ग्रीजीनेस फील नहीं होगी अपनी स्किन में। सनस्क्रीन की आप बात करें, बहुत लोगों ने बोला कि उन लोगों ने सनस्क्रीन यूज़ नहीं किया और उनकी स्किन डैमेज हो गई। इज दैट ट्रू? इट इज़ ट्रू, यस। तो ये कैसे, अगर सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते तो स्किन कैसे डैमेज हो जाती है? सो बिना सनस्क्रीन के आप पूरी तरह एक्सपोज हो सन रेज को। सन रेज आर कंपोज ऑफ यूवी ए रेज एंड यूवी बी रेज। अब ये यूवी ए यूवी बी रेज जो हमारी स्किन पे जब आती हैं तो ये हमारी स्किन में कंपोनेंट होता है कोलेजन। कोलेजन का ब्रेक डाउन करती है एंड कोलेजन मेंटेन्स योर यूथफुलनेस। तो किसी को भी हम बोलते हैं यंग स्किन है, बहुत यंग लग रही हो, यू नो, एंटी एजिंग रूटीन। सो इफ़ यू आर ब्रेकिंग द कोलेजन यू आर डैमेजिंग योर स्किन। सो सनस्क्रीन ना लगाने का एक ही मतलब है कि आप अपना कोलेजन डैमेज कर रहे हो। आपकी स्किन का जो मेलानिन है, जो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, उसको एक्टिव कर रहे हो ताकि स्किन पे पिगमेंटेशन आ जाए। इसी को बोलते हैं सन डैमेज। स्किन बर्न हो जाएगी एक्सेसिव रेज से, दिस इज़ व्हाट इज सन डैमेज। मॉनसून सीजन में पिंपल्स और ब्रेकआउट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। तो कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है? ओके, सो मानसून सीजन में पहला कारण है पिंपल बढ़ने का कि मॉइस्चर की वजह से आपके जो पोर्स क्लॉग हुए हैं उसकी वजह से ज़्यादा एक्ने आएंगे। अगेन इसको रोकने के लिए आपको एक अच्छा एक्सफोलिएटिंग एजेंट यूज़ करना है, एक अच्छा स्क्रब यूज़ करना है वंस इन अ वीक। फेस वॉश ज़रूर करना है अच्छे से। जेंटल फोमिंग एजेंट्स आते हैं जिसमें बहुत सारा झाग आता है। सो उससे अच्छे से मसाज करके, जेंटल मसाज करके मॉर्निंग इवनिंग आपको फेस धोना है। स्किन को ड्राई रखना है। आजकल बहुत तरह के वाइप्स आते हैं, जैसे कॉमन टर्म्स हम वेट वाइप्स बोलते हैं। वेट वाइप्स, हाँ। तो some wipes are infused with agents which can reduce oil on the skin, just like salicylic acid. So उन वाइप से आप बार बार अपना फेस को दिन में 3 बार कम से कम वाइप कर सकते हो। सो इफ़ यू आर फॉलोइंग ऑल दी स्टेप्स तो आपके ब्रेकआउट्स आने बंद हो जाएंगे और कम हो जाएंगे इन रेनी सीजन। मतलब अगर पिंपल्स, जैसे बहुत लोगों को चुल होती है कि पिंपल्स हो गए तो उसको पॉप कर दो। बहुत लोग कर भी देते हैं क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि अब ये बहुत छोटा सा है तो इसको पॉप कर देते हैं। तो क्या कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो दिखते हैं? उसके बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं विच इज़ वेरी मच विजिबल टू अ डॉक्टर इफ़ ही और शी सीज अ पेशेंट। सो पिंपल पॉप करने के बाद वो एक मार्क छोड़ के जाता है, उसको बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है, PIH। वहाँ पे एक तो ये पिगमेंटेशन रह जाएगा, प्लस वहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा हो जाएगा जिसको हम एक्ने स्कार का नाम देते हैं। सो इट इज़ अ एडवाइस कि नॉट टू टच योर पिंपल इफ़ इट हैज़ कम, लेट इट टेक इट्स टाइम एंड लेट इट गो ऑन इट्स ओन। चाहे कितना भी छोटा पिंपल हो, चाहे कितना भी छोटा हो, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कोई मेडिकल साइंस में भी कुछ ऐसा है या फिर ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं? सो मेडिकल साइंस में तो डेफिनेटली देयर आर एंटी फंगल एजेंट्स जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, बट यू शुड नॉट यूज़ दैम विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन।
ओके। ओके मतलब ऐसी कोई ड्रग का नाम मैं नहीं यहाँ लेना चाहूँगी जो आप जाकर मेडिकल स्टोर से खरीद के यूज़ कर लो। देयर इज लॉट ऑफ प्रोडक्ट कि आप इसको पानी में डाल के लिक्विड यूज़ कर लो, तो जो आपके दाने हैं या फिर घमोरियाँ जो गर्मियों में हो जाती है उससे आपको रिलीफ हो सकता है, ईचिंग की प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो सकता है। देयर इज लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। सो एवरीथिंग इज़ मेडिकेटेड टू बी ऑनेस्ट। अगर हम किसी भी कुछ हमारी ड्रग्स होते हैं जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड है, इट इज़ वेरी गुड टू रिड्यूस पिंपल्स और घमोरियाँ ऑन योर स्किन। या कैलामाइन का नाम आपने सुना होगा, लैक्टोकैलामाइन, लैक्टोकैलामाइन। विच इज़ वेरी फेमस। दैट कैन बी टेकन ऑफ द काउंटर, दैट कैन बी टेकन फ्रॉम अ मेडिकल स्टोर एंड आप उसे खुद लगा सकते हो। बट अगर मैं बात करूँ किसी प्रॉपर ड्रग की, बिकॉज इन सारे बॉडी लोशंस में या बॉडी वॉशेज़ में कुछ एक ड्रग अवेलेबल, मेडिसिन अवेलेबल होती है, तो दैट आई विल नॉट एडवाइज़ कि आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट करें वो यूज़ करें, बिकॉज सबके अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं साथ में। स्किन एजिंग क्या होता है? अभी आप स्किन एजिंग की बात कर रही थी, और ये कब से शुरू होता है? सो स्किन एजिंग एसेंशियली स्टार्ट्स आफ्टर 28 years of age. 20 ईयर्स बहुत जल्दी नहीं हो गया? It's very early, yes, but it is 28 is the cut off for skin aging, जिसके बाद हम एंटी एजिंग रूटीन देना शुरू कर देते हैं ओके। किसी भी इंसान को। सो एजिंग में बेसिकली एज स्पॉट्स आते हैं। सबसे पहले आपका जगह जगह पे आपको पिगमेंटेशन दिखाई देगा, छोटे छोटे एज स्पॉट्स दिखाई देंगे, फाइन लाइंस दिखाई देंगी, रिंकल्स दिखाई देंगे, जैसे कि कोई हंसता है, हंसा, यहाँ पे लाइंस आ गई, हंसा, यहाँ पे आइज के पास लाइंस आ गई, गुस्सा करा, यहाँ पे स्टैटिक लाइंस आ गई, ग्लैबुलर लाइंस आ गई, फ्राउन लाइंस आ गई। सो ये सारी चीज़ें एजिंग होती हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट एजिंग इज। तो ये 28 से शुरू होता है? Yes, some people, in some people it can be earlier also, depending upon their geographical area. For example, कोई बहुत धूप में रहता है, for example Africans में आप देखोगे, या फिर कोई बहुत ज़्यादा Caucasians में आप देखोगे जो who are very very close to the equator. So उन लोगों में aging जल्दी आती है because they are very close to the sun. अच्छा। So sun is the factor for aging mainly, and sugar. ओके। And stress. So these are the 3 S which you have to avoid. Stress and all these things, yes. तो एजिंग को दूर करने के लिए अपने एंड से क्या किया जा सकता है? अपने एंड से आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, मेजर स्टेप, सनस्क्रीन लगाइए, दिन में 3 बार लगाइए, हर 2-2 घंटे पे लगाना है। आप स्ट्रेस को अपने कम कर सकते हैं। आप जो कि हो नहीं सकता। जो कि हो नहीं सकता, यू नो, लिविंग इन सिटीज लाइक दिल्ली, स्ट्रेस कैसे कम होगा? बट एक्चुअली विद पोल्यूशन एंड सो मेनी थिंग्स, इफ यू कैन अवॉइड स्ट्रेस देन ग्रेट। यू कैन रिड्यूस अ शुगर कंजम्पशन। लोगों को आदत होती है 2-2 चम्मच चाय में डाल के पीनी है शुगर, सो वो जितना आप अवॉइड करोगे उतनी एजिंग आपकी कम होगी। अब एजिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो मतलब लग ही नहीं रहा कि उनकी एज बढ़ रही है वो तो अलग ही, मतलब मेरे को लग रहा है कि वो अपने जिस एरा में थी उससे ज़्यादा शाइन ग्लो अब कर रही हैं। तो ये रीज़न क्या है? एक्चुअली वो लोग तो खुद बताते नहीं, आई थिंक वो लोग कुछ होम रेमेडी बता देंगे, आई थिंक कोई भी रिवील नहीं करता कि वो क्या कर रहे हैं। सो नोबडी विल एवर रिवील, वो तो सेलिब्रिटीज़ हैं, तो उनका तो भूल ही जाइए कि वो कुछ रिवील करेंगे। जो नॉर्मल पेशेंट्स भी आते हैं ना ओपीडी में, दे डोंट वांट टू रिवील व्हाट दे आर डूइंग। दे डोंट वांट, इन द सेम फैमिली अगर एक फैमिली की 2 फीमेल्स आ रही हैं, सो वो दूसरी फीमेल को भी नहीं बताना चाहती कि वो क्या कर रही हैं, सो दे रिक्वेस्ट कि मत बताइएगा, यू नो। सो इन दैट केस सेलिब्रिटीज़ का बहुत ही रिग्रेस रूटीन होता है, विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ गुड डाइट, एक्सरसाइज, गुड स्किन केयर रूटीन। गुड स्किन केयर रूटीन मीन्स सारे स्टेप्स ऑफ एंटी एजिंग प्लस अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स जिनके बारे में वो कभी बात नहीं करती हैं। एंड वो प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि ग्लूटाथियोन ड्रिप्स, ओके, प्रोसीजर्स लाइक माइक्रो नीडलिंग, लेजर्स, बोटॉक्स, फिलर्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिससे आप अपनी एज रिवर्सल कर सकते हो। तो मतलब लेकिन ये सब चीज़ें वो लोग नहीं बताते, बस अपनी डाइट और जो फिटनेस योगा वगैरह है वही रिवील करते हैं। दे विल नॉट रिवील दिस। तो क्या डाइट और योगा से वाकई में आपकी एज रिवर्स हो सकती है? कुछ हद तक यस, डाइट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन योर स्किन। सो अगर आपकी डाइट अच्छी है तो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्किन। आपने बोला बहुत तरीके की ट्रीटमेंट जो है एक्ट्रेसेस यूज़ करती हैं, पर आई थिंक उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। जब हमें पता चला कि ग्लूटाथियोन की वजह से, आई थिंक वो ले रही थी, उनके इंजेक्शंस ले रही थी एक्ट्रेस जो शिफाली जरी वाला जिनकी डेथ हुई, तो ऐसे कैसे कि कोई आपका ब्यूटी प्रोडक्ट इतना हार्मफुल हो सकता है? सो ग्लूटाथियोन की अगर मैं बात करूँ तो ग्लूटाथियोन इज़ नॉट अ ब्यूटी प्रोडक्ट, टू बी ऑनेस्ट। ग्लूटाथियोन एक ऐसी दवाई है जिससे लिवर के एलिमेंट्स को ठीक किया जाता है। अच्छा। आपने लिवर सिरोसिस का नाम सुना होगा, अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ का नाम सुना होगा।
So glutathione is an agent which youngifies the liver. हाँ. It is used to treat the liver cirrhosis. It is not used to treat basically skin. Okay. उसका एक साइड इफेक्ट होता है स्किन वाइटनिंग का. अच्छा. हर ड्रग के कुछ फायदे कुछ नुकसान है. ग्लूटाथियोन का ये नुकसान है कि वो स्किन को लाइट कर देता है. वो उसका नुकसान लोगों ने यूज़ की तरह से यूज़ करना शुरू करा है स्किन लाइटनिंग के लिए. अब इंडिया में थोड़ा सा टैबू है डार्क स्किन, फेयर स्किन. So everybody wants to get fair in India, especially here. Okay, so people have started using glutathione because उनको लगता है कि इसका साइड इफेक्ट होएगा, उससे मेरी स्किन थोड़ी फेयर हो जाएगी. अब ग्लूटाथियोन टैबलेट फॉर्म में भी लोग ले रहे हैं, आईवी फॉर्म में भी ले रहे हैं. तो ये ऐसे कोई भी ले सकता है बिना प्रिस्क्राइब किए? नेवर. इसका पूरा सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, जो कि आपने देखा कि शेफाली जरीवाला के साथ क्या हुआ, एंड शी इज़ नो मोर. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. सो इसके लिए प्रॉपर एक एलर्जी टेस्ट होता है पहले. अगर कोई भी इंसान शुरू करना चाहता है ग्लूटाथियोन तो एक एलर्जी टेस्ट करवाएगा. अगर वो उसको पास कर लेता है तभी हम आगे उसको देते हैं, वरना उसको नहीं दे सकते. प्लस उसकी एक डिफाइंड डोज होती है. फॉर एग्जांपल शेफाली जरीवाला बहुत टाइम से ले रही थी और वो एक साल एकदम से क्या हो गया उनको. ठीक है. सो आई एम श्योर कि एलर्जी तो उनको नहीं हुई, उनका शायद डोज एक्सीड कर गया कि भाई वो 6 महीने से लगातार लेती चली जा रही थी एवरी वीक और एवरी 15 डेज. सो प्रॉब्ली शी जस्ट क्रॉस द डोज, और प्रॉब्ली दैट बैच ऑफ ड्रग जो उनको दिया गया था वो कुछ फॉल्टी था. हो सकता है कि ड्रग ही ठीक नहीं थी, एक्सपायर्ड थी या समथिंग. आई एम श्योर वो प्रॉपर्ली चेक करके ही दिया होगा जिस भी हॉस्पिटल में गया है. बट देन इट कैन बी एनीथिंग. अब जैसे मोस्टली जो लोग होते हैं वो सेलेब्स को देख के इंस्पायर होते हैं. जो सेलेब्स करते हैं वो खुद भी अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं. अब जैसे ग्लूटाथियोन वाली चीज़ थी, अब लोगों को अचानक से पता चला ग्लूटाथियोन क्या होता है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों ने लेना शुरू भी कर दिया होगा. लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि उन ट्रीटमेंट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं. नोबडी टॉक्स अबाउट इट. एक्चुअली जैसे अभी रिसेंटली उर्फी जावेद ने अपने लिप फिलर्स करवाए थे, उसके बाद अब हटाए, रिमूव कराने के बाद उनका फेस काफ़ी स्वेल हो गया था. तो इसके मतलब हटाने के बाद भी ये सब चीज़ें होती है फेस पे. सो उर्फी जावेद का केस में थोड़ा मैं डिफ़र करूँगी इस बात से. उर्फी जावेद को जो हुआ था वो नॉर्मल है. अच्छा. अगर आप लिप फिलर कभी भी हटाते हो लाइफ में तो आपके फेस पे 2-3 दिन के लिए स्वेलिंग आती है. ठीक है. एंड उर्फी जावेद का प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने बहुत यंग एज में फिलर्स करा लिए थे. लाइक एज अ डॉक्टर आई विल नॉट रिकमेंड एन 18-year-old टू गो फॉर अ फिलर. इट इज़ फॉर समथिंग, इट इज़ टू बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द फेस. जब आपकी बोन रिजॉर्प्शन शुरू हो जाए फेस का, स्किन लटकने लग जाए, तब हम रेकमेंड करते हैं कि आप फिलर्स कराओ. बट सिंस शी इज़ इन मीडिया, सो आई एम श्योर कि वो हमेशा ही यंग लगना चाहती हैं. उन्होंने यंग एज में शायद अपने लिप फिलर करा लिए, और अब उन शी वॉज नॉट हैप्पी विद इट कि जो शेप आ रही है शी इज़ नॉट लाइकिंग इट, एंड नाउ शी वांट्स टू गेट रिड ऑफ द फिलर. तो उन्होंने एंजाइम डलवाया. अब उस एंजाइम का साइड इफेक्ट यही होता है कि पूरे फेस पे स्वेलिंग आएगी. और ये कितने दिन तक रहता है? 2 से 3 दिन. अच्छा, उसके फिर बाद नॉर्मल हो जाता है. हाँ. तो उसके बाद अगर लिप फिलर्स हटा दिए तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है स्किन में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स जस्ट थोड़ी स्वेलिंग जो आई वो प्रॉब्लम हुई. प्लस स्किन की जो लिप्स की स्किन है वो थोड़ी रिंकल्ड हो सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली वो इतनी स्ट्रेच्ड थी बिकॉज ऑफ फिलर. अब हट गया वहाँ से सामान तो वो फिर से श्रिवल्ड हो जाएगी. सो शी सेज इवन हर इन हर इंटरव्यू शी सेड कि मेरे को फिर से कराना है फिलर. आई विल गो फॉर इट आफ्टर सम टाइम. ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ के लिए हटवा रही हूँ, बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद दिस फिलर, सो आई गॉट इट रिमूव्ड. ओके. तो मतलब बहुत सारे ट्रीटमेंट है स्किन मतलब एज को रिवर्स करने के लिए, ट्रीट करने के लिए. लेकिन मतलब मेरे को लगता है कि अगर एज हो रही है, अगर आपकी स्किन लटक रही है, तो उसके साथ छेड़खानी करने की क्या ज़रूरत है मेरे ख्याल से. आई थिंक इट्स वेरी सब्जेक्टिव. कुछ लोग बहुत बॉदर्ड होते हैं अपने लुक्स को लेके ना. दे जस्ट वांट टू लुक गुड, दे जस्ट वांट टू लुक यंग, सो दे गो फॉर इट. आई थिंक इसके अलावा कुछ तरीका है, मतलब अगर बहुत अच्छा दिखना है, अपनी स्किन को ग्लोइंग रखना है, तो अदर देन दिस कोई और तरीके हैं? अदर देन प्रोसीजर्स आपका वही तरीका है कि आप अच्छी डाइट लें, अच्छे से एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएं. इफ़ यू कैन फॉलो ऑल दीज थिंग्स, उसमें भी आपकी स्किन बहुत अच्छी रह सकती है. शुगर अवॉइड करें जितना हो सकता है. बहुत सारे लोग जब ये ट्रीटमेंट करवाते हैं फेस पे, स्ट्रेचिंग मतलब फिलर्स वगैरह डलवाते हैं, तो किसी के ये एकदम आप हो जाते हैं या फिर लिप्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं. तो इसका क्या मतलब है? मतलब उन लोग को वैसा चाहिए या उसके साइड इफ़ेक्ट्स वैसे हो जाते हैं? नहीं, उनका इफेक्ट ही वही होता है. इट्स नॉट द साइड इफेक्ट. उनका इफेक्ट फिलर होता ही इसीलिए. फिलर मीन्स आप कहीं कुछ फिल कर रहे हो. ठीक है. अब ये जो बोन की प्रोमिनेंस है, आपने देखा होगा हम सभी में
ये जो बोन है थोड़ी लिफ्टेड होती है नेचुरली। जैसे जैसे हम एज करते हैं ये बोन डिजॉल्व होने लगती है और ये फ्लैट होने लगता है ये हिस्सा। ठीक है, बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगी आपको, एज वी एज ये अंदर चला जाता है। ठीक है, सो जब ये अंदर जाने लगता है तो लोग इसे प्रोमिनेंट करवाते हैं यहाँ पे फिलर भरवा के, ये पूरी लाइन पे जाइगोमेटिक आर्च पे लोग फिलर फिल कराते हैं। सो उसका इफेक्ट ही वही है, वो एक हाइलुरोनिक एसिड का बना हुआ होता है। सो वो हाइलुरोनिक एसिड आपने इंजेक्ट कराया, वो एब्जॉर्प्शन करता है मॉइस्चर का एनवायरनमेंट से और वो स्वेल्ड अप दिखाई देता है। कुछ लोग कम कराते हैं, कुछ ज़्यादा कराते हैं। जो ज़्यादा कराते हैं वो थोड़े से अब नॉर्मल लगने लगते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बोला, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं, आई विल नॉट टेक नेम्स, बट उनका फेस एकदम से स्वेल्ड अप दिख रहा है, अलग या से पता चला, लिप्स अलग बहुत डक लाइक हाँ, लिप्स लग रहे हैं, सो एक्चुअली व्हिच लुक्स ऑड, बट मे बी दे लाइक इट दैट वे। अभी मार्केट में बहुत सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, आप कंफ्यूज हो जाओगे मार्केट में जाके कि क्या लें। मतलब अगर आप जा रहे हो एक सनस्क्रीन लेने, देयर्स लॉट ऑफ सनस्क्रीन, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा लेना है। अब लोगों के मन में ये एक बात रहती है कि अच्छा ये महंगा है, ये अच्छा होगा, ये सस्ता है, इसका असर नहीं होगा। तो ये जो दिस इज मिथ और देयर समथिंग एल्स? दिस इज अ मिथ, यस ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं है कि महंगी चीज़ हमेशा अच्छी ही होगी। सनस्क्रीन के अपने कंपोनेंट्स होते हैं, सो वो अगेन स्किन टाइप पे डिपेंड करते हैं। आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए एक्ने प्रिवेंशन सनस्क्रीन आती है विच आर नॉन कोमेडोजेनिक। सो अगर सनस्क्रीन पर लिखा है नॉन कोमेडोजेनिक और आपको पिंपल्स हैं, जस्ट गो फॉर दैट सनस्क्रीन, यू विल बी फाइन। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि गो फॉर अ वेरी चीप वन। ऑफ कोर्स देर आर सम थिंग्स अवेलेबल। आजकल कॉस्मेटिक्स में भी, हर कॉस्मेटिक सूटिकल रेंज में कुछ चीप प्रोडक्ट्स होते हैं। सो वो आइडेंटिफाई करना एक कॉमन मैन के बस की बात नहीं है, बिकॉज इट्स अ लिस्ट। इंग्रेडिएंट्स भी आप देखोगे तो एक दो चीज़ तो होती नहीं उसमें, 10-20 आइटम्स लिखे होते हैं और उसमें से ये पहचानना कि मुझे क्या अवॉइड करना है इज़ डिफ़िकल्ट। कुछ मैं आपको बता सकती हूँ कि टाइटेनियम ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है। अगर ये सब लिखा है सनस्क्रीन में तो दैट मीन्स इट्स अ गुड सनस्क्रीन, यू कैन बाय इट। ओके, तो 25 की एज के बाद से एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा सकते हैं या फिर उससे पहले? एंटी एजिंग मैं तो 28 के बाद रेकमेंड करूँगी। 28 इज़ अ कट ऑफ। उससे पहले आप एंटी एजिंग करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। हाँ, यू कैन गो फॉर अ नॉर्मल रूटीन, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, दैट्स इट। स्मोकिंग और अल्कोहल से भी आपकी स्किन कहीं ना कहीं डैमेज होती है? बिल्कुल, स्मोकिंग से बहुत सारे फ्री रेडिकल्स निकलते हैं बॉडी में। अगेन वो कोलेजन ब्रेक डाउन करते हैं, हाइलुरोनिक एसिड ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसकी वजह से डेफिनेटली स्किन बहुत डैमेज होती है। अल्कोहल अगेन फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं। सो जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा स्किन के लिए। अभी मॉनसून सीजन, अगर मैं हेयर की बात करूँ तो अब मेरे को लगता है कि लोगों ने बालों में ऑयलिंग करना बंद कर दिया है। पहले बहुत ऑयलिंग चंपिंग होते थे, छोटे छोटे बच्चे करवा भी लेते थे, लेकिन अब कोई ऑयलिंग नहीं करवाता। तो क्या ऑयलिंग नहीं करने से भी हेयर लॉस होता है या फिर इन्फेक्शन का डर रहता है? ऑयलिंग करने से हेयर लॉस होता है और ऑयलिंग करने से इन्फेक्शंस होता है। Oh my इट्स द God. अदर वे राउंड। ये कैसे हो गया? सो इफ यू मीट एनी डर्मेटोलॉजिस्ट दे विल Oh. नेवर रेकमेंड हेयर ऑयलिंग। पर पहले तो ऐसा होता नहीं था, मतलब पहले तो यही कहा जाता था कि ऑयलिंग। सी, हेयर मसाज इज गुड। Okay. आप वो ऑयल से कर रहे हो या आप नॉर्मल हैंड से भी कर रहे हो, डजेंट मैटर। ओके, आपके स्कैल्प में अगर मसाज हो रही है दैट मीन्स कि वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। हाँ. और वहाँ पे जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो बालों को न्यूट्रिएंट्स पहुँचेंगे और हेयर ग्रोथ होगी। सो आइडिया इज़ टू डू द मसाज, आइडिया इज़ नॉट टू पुट ऑयल। आप ऑयल डालोगे तो डस्ट अट्रैक्ट होगी, बैक्टीरिया अट्रैक्ट होगा, फंगस अट्रैक्ट होगा। इट्स अ गुड कल्चर मीडिया फॉर देम टू ग्रो, इन्फेक्शंस बढ़ेंगी। ठीक है, और आप ज़्यादा पुल कर करके, जैसे पहले तो बहुत चंपी होती थी, हाँ हाँ सो हाँ। उससे हेयर फॉल और बढ़ेगा, अच्छा, मॉइस्चर और बढ़ेगा बालों में। सो रेनी सीजन में या किसी भी सीजन में वी डोंट रेकमेंड हेयर ऑयलिंग। नहीं तो मतलब ऐसा भी नहीं कि हेयर वॉश से 1 घंटे पहले ऑयलिंग कर लिया, मसाज कर बिल्कुल लिया? कर सकते हैं। हेयर वॉश नहाने से 1 घंटे पहले आप मसाज करा सकते हैं अपने स्कैल्प पे, एंड देन यू कैन टेक बाथ अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा है कि हेयर ऑयल लगाना ही है, अदरवाइज उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और जिन लोगों को हेयर फॉल की शिकायत रहती है उनके लिए कौन सा शैम्पू बेस्ट रहता है? हेयर फॉल में यूजली शैम्पूज काम ही नहीं करते हैं। इट्स अ गिमिक, मार्केटिंग गिमिक कि हेयर फॉल से शैम्पू से हेयर फॉल रुकेगा। अच्छा, लिखा होता है इट इज़ हेयर फॉल रिटन कैन एवरीवेयर, इट इज़ रिटन एवरीवेयर, बट इट डजंट वर्क। आप शैम्पू कितनी देर के लिए बालों में छोड़ते होगे? आप जब भी नहाते हो आप कितनी देर शैम्पू छोड़ते होगे? हार्डली 5 to 6 seconds, आई गेस। एग्जैक्टली, एंड एनीथिंग which works on your skin should last there for at least 10 minutes. Will you wait in the washroom for 10 minutes? No.
हाँ, so shampoos usually it doesn't work that much. Very little effect. It's hardly any effect. So if you want to use, you can use. But अगर आप बोलोगे शैम्पू से ही हेयर फॉल रोकना है तो वो पॉसिबल नहीं है. तो और कौन से तरीके हैं टू कंट्रोल योर हेयर फॉल? हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट तो है मल्टीविटामिन्स. या तो आपकी बहुत अच्छी डाइट है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है मल्टीविटामिन्स की, बट कहीं ना कहीं हमारी डाइट डेफिशिएंट रह ही जाती है, स्पेशली इन वेजिटेरियंस. सो इट्स बेटर कि आप कोई मल्टीविटामिन पॉप करो. विटामिन डी लो. विटामिन डी प्लेज अ मेजर रोल इन हेयर फॉल. वो लीजिए. बहुत सारे सिरम्स आते हैं हेयर ग्रोथ के, वो लीजिए. वो भी मॉर्निंग इवनिंग लगेगा. उसके बाद आप 3 मंथ्स में जाके कुछ रिजल्ट्स देखोगे, क्योंकि हेयर साइकिल होती है 3 मंथ्स की. सो या दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिवेंट. जैसे आपने हेयर सीरम की बात करी, तो बहुत सारे सीरम अब मार्केट में अब आ गए. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है ये बोलते हैं कि हाँ इससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, न्यू हेयर ग्रोथ हो जाएगा. तो जब कोई खरीदे तो क्या सोच के, क्या देख के खरीदे? तो देखिए, हेयर फॉल रोकने के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं. अगेन इट्स बेटर कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो आपको प्रिस्क्रिप्शन में आपके अकॉर्डिंग. पहले तो हेयर फॉल ही कई टाइप का होता है. पहले तो वही आइडेंटिफाई हो जाए कि हो किस लिए रहा है. जो भी कमी है अगर उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब आयरन डेफिशिएंसी है या विटामिन डेफिशिएंसी है, सो एटलीस्ट डॉक्टर देख के आपको वो दिख देंगे कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है. इम्यूनिटी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो कोई भी सिरम काम नहीं करेगा, उसका ट्रीटमेंट ही अलग है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप किसी डॉक्टर से मिल के सिरम खरीदें और पैसे वेस्ट ना करें. नहीं, लोग सोचते हैं कि मतलब मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने लोगों को सुना है, कि भाई ट्रीटमेंट प्रोसीजर वगैरह डॉमेट के पास जाना बहुत एक्सपेंसिव होता है, कैसे अफोर्ड करेंगे. तो वो अपने एंड पे जो पॉसिबिलिटीज़ है, या फिर जैसे कहते हैं कि अनियन जूस लगाने से आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाते हैं, या फिर दही या एग लगाने से होता है, तो अपने घर पे ही रेमेडीज घर पे लोग आजकल ट्राई करते हैं. अनियन जूस तो फिर भी एक बार को मैं बोलूँगी कि इट्स एन इरिटेंट, तो इट कैन ट्रिगर सम हेयर ग्रोथ. बट एक्सपेंसिव तो बाकी चीज़ें भी हैं. बाइंग अ बैग इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव, बाइंग फुटवेयर इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव. सो आई थिंक व्हाई नॉट शेल इट ऑन योर सेल्फ, एक्चुअली. मीट द डॉक्टर एंड गेट द राइट तो एडवाइस. कितने टाइम का ट्रीटमेंट होता है अगर हेयर लॉस के लिए कोई आ रहा है आपके पास और एक प्रोसीजर शुरू हो जाता है कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप, तो कितने टाइम में, या लॉन्ग लास्टिंग चलता ही रहता है ये ट्रीटमेंट? एसेंशियली 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है इन टोटल. सो 3 मंथ्स में आपको हेयर फॉल अरेस्ट हो जाएगा, एंड देन हम हेयर ग्रोथ पे काम करते हैं फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स. मैंने पहले भी आपको भी मेंशन किया था कि हेयर की साइकिल होती है 3 मंथ्स की. सो उसमें उसके डिफरेंट फेजेस में जाता है वो. एनाजन, कैटाजन, टीलोजन. तो एनाजन ग्रोथ फेज होता है. तो किसी भी डॉक्टर का यही मोटो होता है कि किसी और फेज से उसको एनाजन फेज में लाना. सो उसके लिए वो उनको टैबलेट्स देते हैं, सिरम्स देते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जैसे पीआरपी करते हैं कि हेयर ग्रोथ हो, प्लेटलेट से ग्रोथ फैक्टर्स निकलें और बाल अच्छे हो जाएं. सो देयर आर मेनी थिंग्स अवेलेबल नाउ. बहुत मतलब ऐसा भी होता है स्किन में. एक चीज़ और है, अगर आपको कोई इंटरनली कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कहते हैं कि किसी को फीवर है और फीवर जब ख़त्म हो रहा होता है तो आपकी स्किन में कुछ ना कुछ निशान आता है, तो वो उसका कुछ लिंक है. कहते किसी को दाना आ रहा होता है या कुछ स्कार आ जाता है जब बुखार उतरता है तो. फीवर का कॉज अगर वायरल है, हाँ. तो वायरल रैश आता है. अच्छा. बट अगर फीवर किसी और वजह से हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि स्किन रैश आए. ओके. एंड इन दैट केस आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल मॉइस्चराइजर लगाना है, रैश अपने आप जाएगा. इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग, यू डोंट नीड एनी मेडिसिन. तो और भी तरीके की, जैसे कोलेस्ट्रॉल को लेके बेसिकली यहाँ पे ये जो दिखता है, हाँ, तो इसको ठीक करने का कोई तरीका है या ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल. इसको बोलते हैं ज़ैंथेलाज्मा, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स ऑन द आईलिड. सो इसको ट्रीट करने का भी तरीके हैं, जैसे लेज़र के द्वारा इसको हटाया जा सकता है, केमिकल पीलिंग के द्वारा इसको हटाया जा सकता है, बट इसके लिए कोई टैबलेट नहीं है. बट डेफिनेटली आपका ब्लड टेस्ट हुआ और उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आया है तो आपको एक प्रैक्टिशनर से मिलके एक कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई तो शुरू करनी चाहिए. बट दैट विल नॉट ट्रीट योर आइज़. जो स्किन पे आ गया है उसे ट्रीट करने के लिए सिर्फ प्रोसीजर ही है. कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे हटा सकें उसको. तो मैं चाहती हूँ कि अब जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि अपनी स्किन को ग्लोइंग और हेयर को शाइनी रखने के लिए क्या क्या बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए. बेसिक बातें इस सीज़न के लिए है कि आपका फेस वॉश दिन में 2 बार होना चाहिए. आपको विटामिन सी एंड सनस्क्रीन रिलीजियसली रोज़ लगाना है, और सनस्क्रीन को दिन में 3 बार लगाना है, 2-2 घंटे के गैप पे लगाना है. आपको मॉइस्चराइज़र की जगह हाइलुरोनिक एसिड कंटेनिंग सिरम्स लगाने हैं दिन में 2 बार अगेन. अगर आप यंग एज के हैं तो आपके लिए इतना रूटीन काफ़ी है.
अगर आप थोड़ा एंटी एजिंग ग्रुप में चले जाते हैं, 28 ईयर्स एंड अबव हैं, तो आपको एक्सफोलिएशन भी करना चाहिए. एक्सफोलिएशन विल बी अगेन वंस इन अ वीक. साथ में आपको एंटी एजिंग के लिए रेटिनॉल यूज़ करना चाहिए रात में सोने से पहले. तो उससे आपकी जो एक्स्ट्रा लेयरिंग फेस के ऊपर डेड स्किन इकट्ठा होती है वो टाइम टू टाइम हटती रहेगी, और जब वो हटेगी तो स्किन एकदम ग्लोइंग लगेगी. जाने से पहले एक आखिरी सवाल, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी फीमेल्स को स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, तो ऐसा कोई तरीका है जो स्ट्रेच मार्क्स कम कर सकता है? अब मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ गए, इससे आपके स्ट्रेच मार्क्स कम हो सकते हैं, नहीं दिखेंगे, तो वाकई में है ऐसा कुछ कि ये सिर्फ कहने की बात है? सो मार्केट में डेफिनेटली बहुत कुछ क्लेम करते हैं, बट स्ट्रेच मार्क्स एक जेनेटिक टेंडेंसी होती है किसी की. बहुत सारी फीमेल्स को स्ट्रेच मार्क्स आते ही नहीं हैं इवन आफ्टर गेटिंग प्रेग्नेंट. सो कोई ऐसी क्रीम अभी तक बनी नहीं है जिससे स्ट्रेच मार्क्स चले जाएं. टू बी ऑनेस्ट, कोई ऐसा प्रोसीजर भी नहीं है जिससे स्ट्रेच मार्क्स पूरी तरह चले जाएं. मतलब ये फेक है? ये फेक है. सो कुछ ऑयल्स होते हैं जिन्हें आप लगा के उनको थोड़ा 10-20% कम कर सकते हो, बट नॉट लाइक कि वो 100% इरेज हो जाएंगे, वैसा नहीं है. तो ये मार्केट में ऐसे ऑयल अवेलेबल है अवेलेबल है, जो क्रीम्स भी हैं. मतलब जो स्कार्स है कम नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, पर कम हो सकते हैं? कम हो सकते हैं. वो भी आप प्रेगनेंसी में ही उन्हें यूज़ करना शुरू कर दें. जब वो बने हैं फ्रेश जब होते हैं, हाँ. उसी वक्त अगर आप लगा रहे हैं तो आपके कम हो सकते हैं. अच्छा, वो आफ्टर डिलीवरी नहीं हो सकते? आफ्टर डिलीवरी भी हो सकते हैं कुछ समय तक. जब तक अच्छा. स्ट्रेच मार्क्स रेड या पर्पल कलर का दिखता है, हाँ. तब तक वो ट्रीटेबल है. वंस इट टर्न्स वाइट और इट ऑन टू योर स्किन कलर, इट इज़ नॉट ट्रीटेबल. फिर अच्छा, आप तब उसका कुछ नहीं कर सकते. कुछ नहीं कर सकते, फिर तो वो निशान रह ही गया. बिल्कुल. सो आपको शुरुआत में ही उसको ट्रीट करना इम्पोर्टेंट है. जब भी कोई महिला जाती है दुकान में अपने मेकअप के लिए सामान खरीदने के लिए, तो वो ये देखती है कि जो उसके स्किन से मैच कर रहा है, टोन कर रहा है, वैसे टाइप का प्रोडक्ट वो खरीदती है, और किसी बहुत अच्छी जगह से जाके भी खरीदती है. लेकिन आजकल हर छोटी छोटी मार्केट्स में वो बड़े बड़े ब्रांड नेम के साथ आपके मेकअप प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और वो लोग खरीद भी रहे हैं. वो ये देख रहे हैं कि ब्रांड का नाम लगा हुआ है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये फेक है? मतलब नाम तो दिया हुआ ही है, अब वो सस्ते में बिक रहा है तो वो लोग खरीद भी रहे हैं, तो कैसे मार्क करेंगे इसे? सो आप किसी भी छोटी दुकान पे ये कैसे मार्क करेंगे? या तो थोड़ा पैकेजिंग देख के कि क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग क्या है. अगर आप अच्छे ब्रांड यूज़ करते हैं तो आपको शायद थोड़ा ही समझ में आ जाएगा कि ये पैकेजिंग रियल है और ये पैकेजिंग फेक है. इट्स ऑलवेज बेटर कि जो कंपनी आप ख़रीदना चाहते हो आप उस कंपनी के स्टोर से ख़रीदो, तो वहाँ पे ऑथेंटिसिटी बनी रहती है प्रोडक्ट की. एंड ट्राई अवॉइड बाइंग इट फ्रॉम स्मॉलर शॉप्स, बिकॉज वहाँ आजकल उनको शॉपकीपर्स को भी नहीं पता है कि वो ओरिजिनल सोर्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ये भी एक प्रॉब्लम है आजकल. इवन दे डोंट नो फ्रॉम वेयर दे आर सोर्सिंग इट. सो बेटर टू गो टू अ बेटर स्टोर. एंड कुछ जैसे नेल पेंट है, जैसे लिपस्टिक है, मस्कारा है, लाइनर है, सब में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनको अगर आप पैकेट पे आइडेंटिफाई कर लोगे देन यू वुड नो कि ये चीप है. यू नो ये नहीं यूज़ करना है बेसिकली. जैसे नेल पेंट है, उसमें एक रेड 33 नाम का एक केमिकल होता है. अगर वो लिखा हुआ है सो यू प्लीज़ अवॉइड यूजिंग दैट. बहुत सारे फॉर्मल्डिहाइड, बहुत सारे टोलुइन, थैलेट्स, देयर आर मैनी केमिकल एजेंट्स. अब वो कॉमन पीपल के लिए, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर दीज थिंग्स, हाँ एक्चुअली, बट फॉर कॉमन पीपल द बेस्ट वे इज़ कि गो बाय फ्रॉम अ बिग स्टोर और बाय इट फ्रॉम अ कंपनी स्टोर. ठीक है. और कुछ अगर आप चाहते हो कि केमिकल्स ही याद कर लें हम कि हमें देख लेंगे और ये अगर उसमें लिखा है तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे. इसके लिए उन लोगों को प्रोडक्ट खरीदते वक्त देखना पड़ेगा पूरा इसमें क्या क्या है. उसमें एक INCI गाइडलाइंस करके है. सो इफ़ यू गो टू अ शॉप जस्ट चेक ऑन INCI गाइडलाइंस what things to avoid while buying a nail paint or a lipstick. बाकी इन सब की अपनी एक लाइफ भी होती है. हाँ. सो अगर आपने ख़रीद ही लिया है, अब आप जहाँ से भी ला रहे हो तो आपको दिख जाएगा कि 3-4 महीने में उसका कलर चेंज हो गया या स्मेल चेंज हो गई, तो फिर आप उसको यूज़ ना करें. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियों को रखे रहती हैं, मतलब अगर कुछ जैसे क्रीम हो गया या टैल्गम पाउडर हो गया, उसकी एक्सपायरी तो वो लोग देख लेते हैं. लेकिन छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे मेकअप के लिए हम पफ्स यूज़ करते हैं, और लिपस्टिक हो गया, या नेल पेंट भी हम ले लें तो, या लाइनर ले लें, बहुत छोटी छोटी चीज़, इनको रखे रहते हैं, इनकी एक्सपायरी देखते भी नहीं हैं. तो कब तक उनकी लॉन्ग लास्टिंग रहती है, मतलब कब तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं हम? ओके. सो इट्स वेरी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. अगर हम आईलाइनर और मस्कारा की बात करें तो उनकी लॉन्जिविटी सिर्फ 3 मंथ्स की होती है. अच्छा. 3 मंथ्स से कोई भी ब्रांड हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ब्रांड, 3 मंथ्स. अगर एक बॉटल खुल चुकी है, वो 3 मंथ्स में अगर फिनिश नहीं हो रहा है, जस्ट थ्रो इट.
डोंट यूज़ इट बिकॉज आई इन्फेक्शंस एक बार हो गया तो फिर एक अलग लेवल की प्रॉब्लम है वो. देन आपके आते हैं ये आपके ब्रॉन्जर्स एंड यू नो ब्लश लिपस्टिक्स. सो इनकी लाइफ 1 to 2 years की होती है. लिपस्टिक्स यू कैन यूज टिल 2 years. अगर वो किसी कोल्ड ड्राई स्पेस पे रखी है तो. बहुत लोगों की आदत होती है फ्रिज में लिपस्टिक्स डालने की. इट डजंट मेक एनी सेंस. उसे फ्रिज में नहीं रखना है. यू कैन कीप इट एट योर मेकअप प्लेस इफ इट इज इट्स अ कूल प्लेस. अंडर सन तो कोई भी नहीं रखता होगा, आई एम श्योर. एंड आई थिंक लिपस्टिक्स की ये लाइफ है. फाउंडेशन की लाइफ अगेन 6 months to 1 year की ही होती है. लोग फाउंडेशन बहुत बहुत दिनों में यूज करते हैं. हाँ. 3-3 4-4 साल भी रखे रहते हैं कई लोग. मैं वही कह रही हूँ. 6 months से 1 year से ज़्यादा किसी की भी लाइफ होती नहीं है. और नेल पेंट? नेल पेंट्स की 2 years की लाइफ होती है. नेल पेंट्स अगेन यू कैन यूज़ फॉर 2 years. अच्छा, तो मतलब नेल पेंट 2 years तक चल सकता है, लेकिन उतना याद ही कहाँ रहता है कि हाँ ये 2 साल पहले खरीदा था, ये तो रखा ही रहता है. रखा ही रह जाता है. तो अगर जैसे लिपस्टिक बहुत पहले बीच में कई बार ये भी खबर आई थी कि लिपस्टिक के कारण कैंसर का खतरा हो सकता है, तो कैसे लेकिन? सो लिपस्टिक्स में बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स होते हैं. हैवी मेटल्स लाइक लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, क्रोमियम, निकल, ऑल दीज थिंग्स आर देयर. अगर ये आप रेगुलरली यूज़ करते चले जा रहे हो और अगर वो बहुत अच्छे ब्रांड का नहीं है, सो डेफिनेटली इट कैन कॉज कैंसर इन लॉन्ग टर्म. So again, while buying, you have to recognize, you know, cruelty free, parabens free. ये सारे कुछ टैगलाइंस होती हैं. इफ़ यू आर रीडिंग ऑल दीज थिंग्स while buying, तो फिर आप बच सकते हो इन सब चीज़ों से. जैसे नेल पेंट खरीदते वक्त लिखा हुआ आता है 3 free 5 free. अच्छा. 3 free means you know it is free of formaldehyde, toluene and DBP. अच्छा. 3 मेजर केमिकल्स हैं. अगर ये नहीं है उसके अंदर, हाँ. तो डेफिनेटली इट्स अ बेटर ब्रांड टू बाय. देयर आर फ्यू ब्रांड्स ऑल्सो अवेलेबल विच आर क्रुएलिटी फ्री right now, so you can buy from those brands. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर. आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी. आई होप हमारी ऑडियंस को पसंद आया होगा. आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़े इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ. थैंक यू सो मच डॉक्टर. Thank you.